में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर हमारा है समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूस देश की कहानी, रसिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम लोग रूस कहते हैं, और भारत का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। शुरू से आज तक हमसे मित्रता बढ़िया निभाया है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत ने उसको कब कब साथ दिया, तो रूस ने बातचीत मत करो, रूस ने भारत को कब कब कैसे साथ दिया, मदद किया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि समाजवाद है क्या, है ना। समाजवाद के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अगर समाजवाद क्या है, तो आप ये जानिए समाजवाद का मतलब होता है एक व्यवस्था, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कल बताए थे थोड़ा सा, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन का सारा अधिकार किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। और जहां उत्पादन का सारा अधिकार अगर आपके पास है तो फिर वो समाजवाद नहीं है, फिर वो पूंजीवादी हो गया। आप कितना भी काम कर रहे हैं लेकिन उसका अधिकार कौन रख रहा है, सरकार रख रहा है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को, वैसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाजवाद। यानी उत्पादन तो हम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन का जो अधिकार है वो अधिकार किसके पास होता है भाई, सरकार के पास होता है। बात समझ में आया। उसी को हम बोलते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं जी, समाजवाद, ठीक है। अब देखिए साम्यवाद क्या है, हम कल भी चर्चा किए। समाजवाद को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलते हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ा चलते हैं। समाजवाद और साम्यवाद कहता क्या है कि किसी एक के पास धन इतना ना हो कि दूसरा गरीब भूखा मरे, हर व्यक्ति सुखी रहे, समाज पूरा सुखी रहे, हर लोग सुखी रहे। ये साम्यवाद जो है ये पूंजीवाद का बहुत बड़ा विरोधी है। इसका मानना है कि विश्व का बहुत बड़ा धन, यानी विश्व में जितने मुद्रा हैं या जो संपत्ति है, चाहे वो राज्य की संपत्ति हो, जंगल की संपत्ति हो, जमीन के अंदर जो संपत्ति है, सोना चांदी, वो कुछ लोगों के पास सिमट गया है। एक एक आदमी पास हजार हजार करोड़ रुपए है और किसी के पास 1000 रुपये के लिए भी आफत है। तो सरकार वो चाहती कि नहीं, गरीब मरे नहीं, है ना, गरीब भी जिंदा रहे, गरीब भी खाए पिए, उसको भी जीने का हक है। ऐसा नहीं कि वो अभाव में जीते रहे, वो और बेचारा मजदूर काम कर रहा है और कंपनी वाले लाखों लाख कमा रहे हैं और मजदूर को इतना भी नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना घर चला पाए। इन सब चीजों के लिए ये विचारधारा आई। और विचारधारा क्यों आई, कैसे जन्म ली, इसके पीछे भी जानिए। तो समाजवाद क्या है, सबको लेकर चलने वाली एक विचारधारा है। समाजवाद चाहती है कि समाज एकजुट रहे, समाज में समानता रहे, समाज में कोई भूखा ना रहे। समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का सारा अधिकार सरकार के पास होता है। उस व्यवस्था को हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवाद पूंजीवाद का विरोधी है, वो पूंजीवाद को देखना नहीं चाहता, वो उसको चाहता है कि नहीं समाजवाद ही आगे बढ़े। अब समाजवाद की उत्पत्ति हुई तो क्यों हुई ये भी जानिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग समाजवाद का डिमांड करने लगे, ऐसा क्या रीजन रहा कि लोग समाजवाद की ओर झुकना शुरू कर दिए। तो जब 18वीं शताब्दी में हम सब ने, अगर 9th में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हैं याद होगा, तो औद्योगिक क्रांति के बारे में थोड़ी बहुत मैंने चर्चा किया था। अब ये औद्योगिक क्रांति क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। पहले जितना भी काम होता था वो हाथ से होता था। क्या, स्वेटर भी बुनना है तो हाथ से, कोई भी चीज करना है तो हाथ से। लेकिन लोगों का डिमांड क्या हो गया, बढ़ते गया। अब हाथ से पार लगने वाला चीज तो है नहीं। तो अब क्या किए लोगों ने, क्या किया, मशीन बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जो भी चीजें हम बनाते हैं आज के डेट में वो सारी चीजें किससे बन रही है, मशीन से बन रही है। तो जब उत्पादन का काम हाथ से ना होकर किससे हो, मशीन से हो, छोटे मोटे पैमाने पर ना हो, बड़े पैमाने पर हो, वृहद पैमाने पर हो, इसी को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। उद्योगों में क्रांति आई। और ये क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी, इंग्लैंड में आई थी। ये याद रखिए, किस देश में आई थी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति जैसे आई, लोगों ने उद्योग खोलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अच्छा, जब आप भास्ट पैमाने पर ज्यादा बनाइएगा, बहुत ज्यादा बनाइएगा तो चीजें सस्ती हो जाती है। घर में एक समोसा बनाओ और बाहर से 2 समोसा लेकर आओ, कितना लगेगा, 15 रुपया या 20 रुपया, यही रेट चल रहा है। अब 2 समोसा सिर्फ घर में आप बनाइए, आपको 40 रुपये का खर्चा गिर जाएगा। 2 समोसा बनाना क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा।
मैंने आपका वस्तु क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, समय भी उतने लग जाएगा। इसलिए 2 समोसा बनाना क्या होता है, छोटे पैमाने पर जब काम कीजिएगा तो उसमें पूंजी ज्यादा लगता है, और जब बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो उसमें पूंजी क्या लगता है, कम लगता है ना। जैसे अभी आपके घर में शादी विवाह है मान लिया जाए, और आपको मात्र चाहिए कितना, 11 किलो लड्डू, मात्र कितना लड्डू चाहिए, 11 किलो। अब 11 किलो लड्डू के लिए अगर आप मिस्त्री बुलाते हैं तो कितना भी मिस्त्री लेगा तो 1 से 1,500 रुपये ले लेगा, वो नहीं लेगा। इसके बाद बर्तन लेकर आइए, इसके बाद बेसन खरीद कर लाइए, इसके बाद आप और सामान खरीद के लाइए, फिर दिन भर जाएगा, वो अलग जाएगा। ठीक है, वस्तु आपको सॉलिड मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये बात मानते हैं, लेकिन आपको खर्च बाजार से ज्यादा पड़ जाएगा। और 11 किलो लड्डू बाजार में लेने जाइएगा तो उसका दाम कितना है, 150 रुपए किलो लड्डू बिकता है। और क्या बिकता है, 150 गुने 10 कर दो 1500, 150 और बढ़ा दो 1600, 200 और दे देंगे उसको तो बढ़िया किस्म का लड्डू दे देगा 1800। यहाँ तो 1000 खाली मिस्त्री ले रहा है, अभी चीनी बाकी है, बेसन बाकी है, गैस बाकी है, सब चीज बाकी है। छोटे पैमाने पर जब आप काम करेंगे तो आपकी पूंजी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, और वही आपका पैमाना बड़ा हो जाए तो पूंजी क्या लगता है, कम लगता है। तो बड़े पैमाने पर जब उद्योग धंधा शुरू किया गया, औद्योगिक क्रांति जब आई, तो जो पूंजी लगाए, जिनके पास कुछ पैसा था जमीन बेचकर या जहां से भी पूंजी लाए, वो धीरे धीरे क्या बन गए, पूंजीपति बन गए। और जिनके पास पैसा नहीं था वो बेचारे उस कंपनी में काम करने लगे, मजदूर बन गए, श्रमिक बन गए। तो समाज जो था 2 वर्गों में बट गया, एक बट गया हमारे पूंजीपति में बट गया, और दूसरा हमारा बट गया आपका किसमें, श्रमिक वर्ग में। एक वर्ग जिसको हम क्या देते हैं, पूंजीपति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूंजीपति। और दूसरा वर्ग जो बट गया वो बट गया किसमें, श्रमिक वर्ग में, क्योंकि जिनके पास पैसा था वो बन गए पूंजीपति, और जिनके पास पैसा नहीं था, भैया तो जीवन तो जीना है, खाना पीना है, घर चलाना है, तो काम तो करना पड़ेगा, और काम करने के लिए वो बन गए मजदूर। मजदूर को हम श्रमिक कहते हैं, मजदूर को हम मजदूर भी कहते हैं और श्रमिक भी कहते हैं ना। तो समाज 2 वर्गों में बट गया। अब पूंजीपतियों ने क्या किया, गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। काम है 6 घंटे का, ले रहा है 8 घंटे का, काम 8 घंटे का है, ले रहा है 10 घंटे का। जितना पैसा देना चाहिए, एक आदमी की आमदनी इतना जरूर होना चाहिए कि वो अपने आय से कम पहले तो घर ठीक ठाक से चला ले, क्या उसके बाल बच्चे परिवार बढ़िया से खा ले। एक मिनिमम जो खाना पीना होता है, संतुलित आहार जो होता है, पौष्टिक जो आहार होता है, हम ये नहीं करें रोज मुर्गे खाए, रोज पनीरे खाए, नहीं, संतुलित आहार कि हर बच्चे को आधा 1 गिलास दूध जरूर मिलना चाहिए, क्या रोटी के साथ एक साग सब्जी हो, जो दाल हो, ये मिलना चाहिए। अगर सीजनेबल फल है तो कभी कभी वो भी मिलना चाहिए। एक संतुलित आहार होता है। इतना मिलने के बाद उसके पास इतना जरूर बच जाना चाहिए कि विषम परिस्थिति, यानी अगर कभी वो बच्चा उसका बीमार पड़ जाए, उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए, वो स्वयं बीमार पड़ जाए, तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों का इलाज भी करा सके। और ये कब होगा, जब उसकी इनकम ठीक ठाक होगी तब। जब पैसे नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। कल के डेट में बच्चों की शादी करनी, उसमें खर्च है, बच्चों को आगे पढ़ाना, उसमें खर्च है। हायर स्टडी जाएगा, ये 9वीं 10वीं 200-400 में पढ़ाई हो जा रही है। अब पटना जाएंगे तो फिर 5,000-10,000 महीना लगेगा खर्च, फिर वहां लाख रुपया फीस आपको देना पड़ेगा, एक बार में लाखों रुपया। अब जाइए कोटा जाइए, 1 लाख 1.5 लाख एक बार फीस ले लेगा। अब दिल्ली जाइए, आपको IAS की तैयारी करना है, 2.5 लाख रुपया जमा कीजिए एक बार, उसके बाद पढ़ाई होगी आपकी। वहाँ तो कोई दादा, वहाँ मौसा, वहाँ चाचा कोई छीने वाला नहीं हो। वहाँ भैया पैसा दे, और बाद क्लास में आओ, वहाँ सिस्टम ये है। और वहाँ रूम में महीना होगा, पैसा तुरंत लेगा। तो ये सब चीजें होने लगी तो गरीब के पास पैसा है ही नहीं, करेगा क्या। ऊपर से पूंजीपति उसको शोषण भी बहुत ज्यादा करने लगा। अब गरीबों को ये लगने लगा भाई हमसे, हमारे साथ ज्यादा शोषण हो रहा है क्या। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमीर घराने के थे, या कुछ ऐसे थे दार्शनिक थे। दार्शनिक किनको बोलते हैं, जिनका विचार बहुत बड़ा होता है, जो बड़े लेवल का सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, दार्शनिक कहलाते हैं, है ना। तो कुछ दार्शनिक भी इन बातों पर ध्यान दिए, और या लोगों को यूं कहो कि लोगों को ऐसा लगा कि इस परिवेश में हम जी नहीं पाएंगे। यहां तो पूंजीपतियों का राज है, यहां गरीबों का कोई राज तो है ही नहीं। इसीलिए वो लोगों के मन में लगा कि कहीं ना कहीं देश में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर कोई खाए पिए, हर कोई सोए, हर कोई अच्छा से रहे, कोई भूखा ना रहे। लोगों के दिमाग में ये बात आई, और वही विचारधारा निकल कर आया जो नाम रखा गया समाजवाद, साम्यवाद।
जिसमें सब लोगों को लेकर चलने की क्या कही बात की गई कि कोई भूखा नहीं रहेगा, हर कोई के पास काम, हर कोई खाएगा, हर कोई जिएगा। एक ऐसा नहीं कि एक खूब खा रहा है दूसरा भूखा रह रहा है, नहीं। तो हमारे देश में ऐसा व्यवस्था हो जिसमें सारे लोगों की भलाई हो, तो उस व्यवस्था का एक नया नामकरण किया गया जिसका नाम रखा गया समाजवाद। तो समाजवाद आखिर आया क्यों? 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण जब समाज दो वर्गों में बंट गया, पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में, तो पूंजीपतियों ने श्रमिकों का काफी शोषण करने लगा। तो श्रमिकों को लगा कि हमारी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और लोग मन में ये विचार आया, और जब तुम्हारे मन में कोई विचार आता है ना, तो फिर उस दिशा में आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिशा में आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो वही होने शुरू हो गया। अब देखिए, तो ये विचार आया किसके मन में? विचार देखिए बहुत लोगों के मन में आया। जैसे काम बहुत लोग करते हैं, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट में अगर पहला नाम किसी का आता है तो किसका आता है? सचिन तेंदुलकर का आता है, विराट कोहली नहीं आता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। जैसे आज के डेट में आप भारतीय फिल्मों में अगर बात लेंगे तो सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है तो वो है अमिताभ बच्चन, उससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। आप सोच लीजिए, इस उम्र तक वो आदमी काम कर रहा है, इस उम्र तक। उसके टाइम के एक्टर जाकर देखिए, मर गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, बोल नहीं पा रहे ठीक से, और अमिताभ बच्चन आज के डेट में भी उसी अंदाज से केबीसी में देखिए काम कर रहा है। बीच बीच में फिल्में भी आ रही, कल की उसकी फिल्म आई। तो ये इंस्पिरेशन है। काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन काम को अंजाम तक पहुंचाता है जो, उसका नाम होता है। क्रिकेट बहुत लोग खेल रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से खेल दिखाया, सचिन तेंदुलकर का कभी खेल देखो, वो खेल को खेल नहीं माने पूजता था आदमी वो। इट मीन्स कि अगर उसको अगर कह दिया आउट तो वो आर्गुमेंट कभी नहीं करता था, वो आदमी सीधा बैट पकड़ा, पवेलियन। और कितना बार वो आदमी झूठा यानी गलत शिकार हुआ, आउट नहीं भी था लेकिन अंपायर गलती से आउट दे दिया और वो कुछ नहीं बोलते थे सचिन तेंदुलकर, और वापस अपना पवेलियन लौट जाते थे। कभी मैंने मैदान में लड़ने वाली बात वो कभी नहीं करते थे। जैसे आज का क्या होता है, लड़ जाता है, भीड़ जाता है, वो नहीं होता, इसलिए उसको भगवान माना जाता है। हर तरीके से वो मतलब अच्छे थे। उसी तरह समाजवाद की विचारधारा तो बहुत लोगों ने लाया, लेकिन समाजवाद की विचारधारा को सबसे ज्यादा हाइप पर पहुंचाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? हालांकि कार्ल मार्क्स से पहले भी कुछ समाजवादी थे, लेकिन उनकी विचारधारा वो लोग भी स्पष्ट किए, लेकिन उतना लेवल तक उसको पहुंचा नहीं पाए जितना ऊंचाई पर पहुंचाया कौन? कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स से पहले जो भी समाजवादी हुए उनका एक अलग नाम पड़ा, उनको नाम रखा गया यूटोपियन समाजवादी। क्या नाम रखा गया जी? यूटोपियन समाजवादी। कहेगा यूटोपियन समाजवादी क्या है? तो देखिए, कार्ल मार्क्स आज हम पढ़ा रहे हैं, हमसे पहले भी तो कोई पढ़ा रहा होगा, उससे पहले भी तो कोई पढ़ा रहा होगा, उनसे पहले भी तो कोई पढ़ा रहा होगा, लेकिन कोई आता है ऐसा जो बदलाव ला देता है तो उसका थोड़ा नाम हो जाता है। लेकिन उससे पहले के लोग भी तो काम कर रहे थे ना भाई, इतने कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स आया और समाजवाद को बहुत ऊंचे लेवल तक ले गया। कार्ल मार्क्स आया और समाजवाद के विचारधारा को पूरे रूस में फैला दिया, कई देशों में फैला दिया। लेकिन कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवाद की विचारधारा को फैलाते थे, समाजवाद की विचारधारा को मानते थे, वैसे समाजवादियों को, वैसे लोगों को हमने नाम दिया क्या चीज? यूटोपियन समाज। इसमें सबसे पहला समाजवादी जो था यूटोपियन समाजवादी में, उसका नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था? और सेंट साइमन ने कहा कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति ने इतना कुछ हमें दिया है कि मिलजुल कर हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए। ये किसने कहा था? सेंट साइमन ने कहा। दूसरा एक और यूटोपियन समाजवादी था जिसका नाम चार्ल्स फॉरियर था, और चार्ल्स फॉरियर का कहना था कि जो लोग हैं ना, उनको अपने ही गांव में काम करना चाहिए, वो गांव में ही ठीक रहेंगे, उनका अपना घर द्वार रहेगा, कमाएंगे खाएंगे, घर में सुतेंगे। शहरों में उनकी जीवन और दुर्दशा हो जाती है। इसलिए चार्ल्स फॉरियर का कहना था कि लोगों को अपने छोटे छोटे गांव कस्बों में ही काम करना चाहिए था। और जबकि एक ब्रिटिश का व्यक्ति था जो यूटोपियन समाजवादी था, ब्रिटिश के होते हुए भी इसके मन में समाजवाद की विचारधारा थी, क्योंकि ब्रिटिश जहां पूंजीवादी विचारधारा पे चलता है, ब्रिटिश बल्कि दूसरे को गुलाम बने चलता है, और वहां में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो समाजवाद चाहता है, तो ये अलग थोड़ा है ना। उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। वो स्कॉटलैंड में लू नार्क, ये लिखा हुआ लू नार्क जगह पर एक कंपनी खोला,
और कंपनी में क्या किया, जो कर्मचारी काम करते थे उसको बहुत सारी सुविधा दे दिया। जैसे आज टाटा कंपनी में बार बार कहते हैं कि जो लड़का 9-10 बढ़िया से पढ़ ले, बढ़िया से, और एक टाटा पॉलिटेक्निक आता है, टाटा पॉलिटेक्निक भारत का सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक निकालिए, नौकरी हो गया मैट्रिक लेवल पर। और नौकरी क्या, इक्की दुक्की कंपनी में नहीं, टाटा कंपनी में। और टाटा समझ रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है। टाटा का क्या नहीं आता, टाटा का नमक आता, टाटा की गाड़ी आती है, टाटा का जितना लोहा का सामान है सब तो टाटे का है, सब चीज टाटा का है। क्या है, तो टाटा अपने एक परीक्षा लेती है, उसका नाम है टाटा पॉलिटेक्निक। अगर उसमें आप पास कर जाते हैं, उसमें 2 परीक्षा होती है, और दोनों परीक्षा पास कर जाते हैं, वो अपने स्तर से आपको पढ़ाएगी और अपने ही कंपनी में नौकरी, टेंशन खत्म। बाकी बिहार पॉलिटेक्निक निकालोगे ने तो बिहार पहले जाकर पढ़ोगे, फिर नौकरी के लिए जाकर अप्लाई करोगे। और टाटा कहती हमारे उसका परीक्षा बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो 9-10 अगर बढ़िया से पढ़ोगे और बाद निकाल लेगा, उसके बाद आराम से जाइए, सैलरी 50,000 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। और सोचो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करती है, अपने एम्प्लॉय के लिए आप जिस एरिया में रहते हैं टाटा में, जहां कंपनी है, ठीक है, या जहां भी उसकी कंपनी है, तो अगल बगल जहां जहां रहता है लोग, उस एरिया में हर 500 मीटर के बाद जो मेन रोड आता है, जैसे हम यहाँ है, और मेन रोड कहाँ है, वो है, तो मेन रोड पर एक स्टॉपेज बना दिया है कि सुबह 6 बजे आपको यहां पर मौजूद रहना है, और एक बस आती है, ठीक है, और उस बस में आप बैठिए और आपको कंपनी तक पहुंचाया जाएगा, और शाम 6 बजे जैसे ही खत्म होगा, उसी स्टॉपेज पर आपको क्या करेगा, छोड़ देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना बड़ा सुविधा है। किसी में है, सरकार में यह सुविधा है कि आपको हम लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे, लेकिन टाटा अपने वर्कर्स को बहुत सुविधा देता है, इसलिए टाटा का नाम है। टाटा के बारे में बेचारे डेथ कर गए हाल फिलहाल, टाटा देख तो कितना लगा था उनके बारे में स्टेटस वगैरह। इतना ही नहीं, टाटा कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर किसी का है तो टाटा का है। कैंसर का सबसे बड़ा किसी का हॉस्पिटल है तो टाटा का है। टाटा देश में बहुत बड़ा काम किया, बहुत लेवल का काम किया, और सारे लोग जाते हैं कैंसर का इलाज कराने टाटा मेमोरियल, वहां में मुंबई में है, और कलकत्ता में भी है, हर जगह टाटा में भी है हॉस्पिटल। अगर बीमार पड़िएगा तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, सैलरी मिल रही है, आना जाना फ्री है, इलाज आपका हो ही रहा है, तो वेतन मिल रहा है तो उससे खाइएगा, खाना तो नहीं खिलाएगा भाई, वेतन तो दे रहा है ना। तो इतना सुविधा देता है। ठीक उसी प्रकार की सुविधाओं का देने का काम रॉबर्ट ओवन ने किया, और रॉबर्ट ओवन ने यह देखा कि अगर मजदूर खुश है ना तो काम बहुत बढ़िया से निकलता है। मजदूर अगर खुश है ना तो हम मुनाफा में जा रहे, देख रहे मुनाफा घटा नहीं, मुनाफा और क्या हो गया, बढ़ गया। जब आप किसी से दिल से कनेक्ट होते हैं और दिल से जब जुड़ जाते हैं, मजदूरों को लगता है कि नहीं मालिक हमारे लिए इतना करता है, मालिक को हम 20 मिनट ज्यादा काम कर देंगे तो क्या दिक्कत है। देखता है घर उर जब ढलाता है तो काम ज्यादा करवाना होता है, और तुम किसी से मजदूर से लेबर को के मुर्गा उर्गा खिला दो क्या, और एक बोतल लाख पिला दो इस साइड से है, हाँ रुको न हो ही तो काहे टेंशन लो, वो काम खत्म हो जाने के आधा घंटा बाद भी लगा रहता है और करके जाता है। और जहां टाइट करोगे बोलोगे तो घड़ी देखेगा जाइयो हो गलो टाइम, ना 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 अब नहीं रुको, क्योंकि आपका मतलब क्या है, पैसे से, हम पैसा दिए वो काम के बाद खत्म। लेकिन उसको अगर जरा चाय पीजिएगा मिस्त्री जी, बीच बीच में जरा पूछ लीजिए जरा सा, कुछ अगर बना भूंजा आपको लन खा लन जरी से, आप उसको जरा पूछ के देखिए, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, नहीं हो बड़ी बढ़िया है मालिक पूछता है, वो आपका काम 10 मिनट ज्यादा करके जाएगा, आपको फायदा देके गया ना। तो यही चीज रॉबर्ट ओवन ने किया, तो देखा कि मजदूर अगर खुश हैं तो हमारा मुनाफा और बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरे देशों में मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। तो ये सब चीजें लोगों को खल रही थी, और लग रहा था कि चेंज हो, बदलाव आए, और बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति आया जो बदलाव ले आया। हालांकि उसका नाम था कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 5 मई 1818 जर्मनी का एक राइन प्रांत था, टियर नगर था, और यहूदी परिवार में जन्म लिया था। किस परिवार में? यहूदी एक जातीय धर्म है, बताए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी, ऐसे कई धर्म है।
यहूदी परिवार में जन्म लिए थे ये। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था जी? जो पेशे से क्या थे? वकील। हालांकि बाद में यहूदी धर्म को इन्होंने छोड़ दिया और ईसाई धर्म को मान लिया, और उसी जगह एक था बोन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम है मगध विश्वविद्यालय, उससे बोन विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने विधि की पढ़ाई की। और विधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉ, कानून की पढ़ाई की। वकालत, क्योंकि चूंकि उसके पिता ही तो वकील थे, तो कानून जो पढ़ेगा वही ना वकालत करेगा जी, कि कौन कानून से क्या क्या होगा, कौन छूटेगा, कौन पकड़ाएगा क्या। तो वकालत की इन्होंने भी पढ़ाई की, इनके पिताजी वकील और ये भी बन गए वकील, है ना। 1836 में वो बर्लिन गए। बर्लिन में एक व्यक्ति से मिले, उसका नाम था हीगेल। हीगेल के विचारों से, हीगेल एक दार्शनिक था, दार्शनिक शब्द का अर्थ बता चुके हैं, वो दार्शनिक उससे बड़ी प्रभावित थे हीगेल के विचारों से। 1833 में उनकी बचपन की एक दोस्त थी, बचपन की एक लड़की थी, उसका नाम था जेनी, और जेनी से इन्होंने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। बचपन की मित्र से प्रेम विवाह को कर लिया। 1844 में वो फ्रेडरिक एंगल्स नाम का एक व्यक्ति से मुलाकात की। किससे मुलाकात किया? फ्रेडरिक एंगल्स। और इन दोनों ने मिलकर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या किया? जारी किया। किसका जारी किया? साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी किया। और 1867 में एक किताब भी लिखे कार्ल मार्क्स, जिसका नाम रखा गया दास कैपिटल। जैसे हमारे धर्म में रामायण को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, मुस्लिमों में कुरान को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, तो जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, वो बाइबल, इस किताब को माने बाइबल से कम समझते नहीं है। जैसे ईसाई के लिए क्या है? बाइबल है। वैसे ही जो भी मार्क्सवादी विचारधारा के, जो भी समाजवादी विचारधारा के हैं, वो दास कैपिटल नाम का जो किताब है वो उसको क्या समझते हैं? बाइबल समझते हैं। इसीलिए दास कैपिटल को एक नया नाम दिया गया है, जिसे कहा गया है समाजवादियों का बाइबल। समाजवादियों का किसको कहा गया है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसने लिखा? किसने लिखा? और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1800। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि समाजवाद, साम्यवाद और समाजवाद की उत्पत्ति की आखिर बात क्यों आई। देखो, जब तक कोई चीज नहीं होता है तो नया चीज के बारे में हम लोग सोचते नहीं है। जैसे लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में से पहले जितने भी शिक्षक थे, आज हम भी थोड़ा यूट्यूब वगैरह में आ गए, है ना, जितने भी शिक्षक थे सारे लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे। लॉकडाउन एक ऐसा दौर आया कि 6 महीना तक लोगों को लगा कि अरे यार करे तो क्या करे, बैठल मरिए जाएंगे भूखे, काम चलेगा कैसे, कुछ काम ऑनलाइन भी क्या करें कि काम हो। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों ना हो कि हम यहीं से पढ़ाएं और दुनिया पढ़े। देखो, सोच उत्पन्न हुआ, और लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन क्लासेज क्या हो गई? बढ़ गई। यानी उससे पहले ऑनलाइन क्लासेज उतना होती थी, बहुत कम लेवल पर, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन चीजों पर बहुत ज्यादा लोगों को क्या हो गया? जोर हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, आवाज नहीं जी, रूस की क्रांति। रूस में समाजवाद आया। विश्व में पहला देश जो समाजवादी बना, विश्व का पहला देश जो समाजवादी बना, उस देश का नाम क्या है भैया? रूस। और 1917 में यह विश्व का पहला देश था जो समाजवादी बन गया। विश्व का पहला समाजवादी देश। कोई पूछेगा कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो रूस है। कब बना? 1917। अब ये बात आई कि समाजवाद यहां पर क्यों लाया गया, रूस में ऐसी क्या बात हुई? तो 2-4 चीजें बार बार हम बोले हैं, याद रखिएगा। किसी भी देश में अगर क्रांति होती है तो उसका मुख्य रूप से 2 रीजन होता है। एक, कोई देश उस देश को गुलाम बनाए हुए है, तो वहां के लोग विरोध करते हैं, क्रांति करते हैं, तो बदलाव आता है। और नहीं तो वहां का राजा बहुत क्या है? खराब है। राजा प्रजा से कोई लेना देना नहीं रखता। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जनता जी रही है, मर रही है, खा रहा है, पी रहा है, क्या हो रहा है। इसीलिए वहां के लोग क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। तो रूस में जो क्रांति हुई, क्रांति कहां हुई? रूस में। तो क्रांति के क्या कारण थे आखिर, है ना? रूस में क्रांति। तो पहला नंबर हम बात जानेंगे, रूस का जो राजा होता है
उस राजा को हम कहते हैं रूसी भाषा में क्या कहते हैं, जार। याद रखिएगा, हम जार शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो जार इट मीन्स राजा। हर जगह जैसे ही 10-15 किलोमीटर दूरी आप बढ़ेंगे भाषा बदल जाती है। क्या पटना जाइएगा थोड़ा बोली चेंज है, गया वाला बोली थोड़ा और चेंज है, जमुई का बोली भी थोड़ा बदल जाएगा। आप देखिएगा जगह जगह पर बोली क्या होता है, बदलता है। हमारे यहाँ आलू को आलू कहते हैं, मुंबई में जाइएगा तो आलू को बटाटा कहते हैं। हमारे यहाँ प्याज को प्याज कहते हैं, मुंबई में प्याज को कांदा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें लैंग्वेज क्या होती है, बदलती है। तो उसी तरह रूस में राजा को क्या कहा जाता है, जार। अब ये ना समझना कि जार जो उसमें सामान उमान रखते हैं वो जार नहीं है ना, कुछ बोलता है टीनमा वाला जार है, वो बोलता है वो टीना वाला जार नहीं है, ये जार है। जार इट मीन्स राजा। अब उस जार के बारे में जानिए कि देखिए क्रांति क्यों हुआ। देखो क्रांति कभी भी एक वजह से नहीं होता है, एक बात से कोई लड़ाई करता है। अब देखो लड़ाई कैसे होता है, तुम बैठा लो मान लिया जाए, पीछे से वो टिकिया फुच दल को, एक बार देखेगा इसे, अच्छा जी कोई बात नहीं, फिर फुच दिया अगर मान लिया जाए, सुन लो नहीं समझ में आ लो, फिर तुम ऐसे हो जाओगे, चुपचाप हो जाओगे। तीसरा बार पूछे, पागल हुए लोग नहीं की मार खाज में बेकार में समझने में असर देखे ठीक पूछ रहा है नहीं। अगर वो चौथा बार पूछ लिया फिर पीछे उठोगे ताश से मारोगे, नहीं मारोगे, नहीं मारोगे। एक बार से लड़ाई नहीं होती है, हुरकूचते रहिएगा उसको तो लड़ाई हो जाएगा। ये तो क्रांति इतिहास में जितनी भी हुई है उसका कोई एक कारण नहीं रहा। हाँ, कोई एक कारण ऐसा रहा है कि भाई छोटा छोटा बात होते गया, छोटा बात होते गया। जैसे क्लास में कोई बात हुआ, लड़ गया, मन मुटाव हो गया, मन मुटाव हो रहा कुछ बात से हो रहा है, और कहीं मौका लगा कुछ ऐसा बोला, मारे उसको क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो कोई एक बात जो होता है वो ज्यादा असर कर जाती है। बाकी छोटी छोटी बातें आप इग्नोर करते चल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना कि ना अब ज्यादा कर दिया, इसको मारो या लड़ाई कर दो, तो लड़ाई हो जाता है। तो रूस में जो क्रांति हुई, तो रूस की क्रांति का जो पहला कारण था वो कारण था जार की निरंकुशता और अयोग्यता। और अयोग्यता। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भैया आप राजा है ना जी, तो राजा को चाहिए क्या कि राजा प्रजा का क्या रखे, ख्याल रखे, प्रजा सुखी रहे, इस बात को ध्यान रखना होगा। लेकिन राजा ऐसा था कि ये अयोग्य था, इसको सिर्फ अपने मौज मस्ती से लेना देना था। और निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश, जो मन में आएगा वो कर देगा। इससे पब्लिक को घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मनमाने तरीके से राज्य करता था। तो लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे? लोग जो थे वो बेचारे नाराज होते चल गए, नहीं राजा ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा क्रस करता है लोगों को। तो पहला कारण जो था वो था जार की निरंकुशता और जार की क्या हो गया, अयोग्यता। यानी जार मतलब राजा निरंकुश था, उस पर कोई दबाव नहीं था। दूसरा वो अयोग्य था, राजा बनने लायक भी नहीं था, राजा ऐसा होना नहीं चाहिए, राजा तो ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का ख्याल रखे। इसी कारण से लोग उससे क्या हो रहे थे, नाराज हो रहे थे। दूसरा, अगर चलो वो राजपाट कर रहा था, खा पी रहा था, जैसे भी था अपना ठीक ठाक था। दूसरा कारण हुआ कि वहां जो किसान थे, बातचीत मत कीजिए, और जो मजदूर थे, किसानों और मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। स्थिति क्या थी, दयनीय थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए राजा ऐसा होना चाहिए कि भैया अगर किसान को फसल नहीं हुआ तो लगान माफ कर देना चाहिए। लगान समझते हो, लगान का अंग्रेजी बोलते हैं टैक्स। हर देश में टैक्स लगता है, उस बात को जानिए, और टैक्स देना चाहिए। आपने जो विद्यालय में, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप बनाने के लिए एक ईटा का पैसा दिए हैं? आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं क्या उसके शिक्षक को एक आध दिन खाना वाना खिलाए, वेतन उतन दिए हैं? आप जिस हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा रहे, हॉस्पिटल बनाने में एक बोरा बालू दिए हो? लेकिन इलाज करवा रहे हो ना।
सरकार के पास पैसा आया कहां से? सरकार जो व्यक्ति कमाता है ना उसी से टैक्स लेता है और उस टैक्स के पैसों को विकास में लगाता है। जिस देश में लोग जितने ईमानदारी से टैक्स देंगे वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा। आप जितना टैक्स चुराइएगा वो फिर डेवलप नहीं करेगा। सरकार के पास पैसे नहीं रहेगा तो काम कहां से करेगा? बस समझ रहे हो ना? इसलिए हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए और हम सब टैक्स देते हैं, सारे लोग। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं, सब बात नहीं है, आप लोग भी टैक्स देते हैं, सारे लोग। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं और कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स देने वाले कौन है? जिनका सालाना इनकम 5 लाख से अधिक है वो साल में 10% टैक्स देते हैं, यानी 50,000 रुपया सरकार को टैक्स भरते हैं वो। जिनका इनकम 5 लाख से कितना है? ज्यादा है। 5 लाख से अगर नीचे है तो फिर आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, फिर 1 रुपया नहीं देना है, फिर ऐसा ही। लेकिन 5 लाख से ऊपर है तो 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे और बढ़ता है, जितना ज्यादा कमाइएगा उतना ज्यादा बढ़ेगा टैक्स आपका। 1 करोड़ कमाइएगा, 2 करोड़ कमाइएगा तो 20 से 30% भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। समझ आया? तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन हम लोग भी, आप लोग भी टैक्स देते हैं। भले हम लोग का इनकम 5 लाख नहीं है तो हम लोग टैक्स कैसे देते हैं? आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, खरीदने गए नहीं गए हो? खरीदने गए हो तो आप देख लीजिएगा किसी वस्तु में एक लिखा हुआ रहता है ये वस्तु है, इसका दाम कितना है? 80 रुपया, है ना? लेकिन यहां लिखा हुआ रहेगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेज, यानी इसमें सारा टैक्स क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। आप सिनेमा हॉल जाते हैं, टिकट का दाम है 40 रुपया, उस पर 18 रुपया लग जाता है, क्या चीज? टैक्स, और है ना? और ऐसे जोड़कर उसका दाम कितना हो गया? 58 रुपया या 60 रुपया करके वो टिकट आपको मिलेगा। आपको लग नहीं रहा है कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप टैक्स दे रहे हैं। आप फेयर लवली खरीद रहे हैं, आप गुड डे बिस्कुट खरीद रहे हैं, आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, वो टैक्स देकर खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर वो 4 रुपया का सामान है ना, 4 रुपया 25 पैसा में सर उस रेट रखा है पार्ले जी ने या कोई बिस्कुट ने, और सरकार बोल रहा है भैया इस पर हम 75 पैसा क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, तो इसका दाम कितना हो गया? 5 रुपया। बिना टैक्स का आप एक भी सामान खरीदते नहीं है। सभी वस्तु में टैक्स जुड़ा हुआ रहता है और हम लोग इसी प्रकार से टैक्स देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं देते हैं। तो किसानों की स्थिति और मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। फसल नहीं भी होता था तो जबरदस्ती करता था ना, टैक्स देने हैं तुमको, तुम केनू से दो, अनाज दो, नहीं दोगे हम नहीं जानते हैं। और मजदूरों को जानते हैं, काम करवाता था ज्यादा और वेतन देता था कम। अब एक तो पहले आम लोग नाराज हो रहे थे, दूसरा कि किसान वर्ग पूरे नाराज हो गया। किसान जितने भी थे क्या नाराज होंगे? नहीं होंगे? क्यों नाराज हो गया? क्योंकि भैया हमारा अनाज हो नहीं रहा और ये मांग रहा है। दूसरा मजदूर भी कह रहा है भैया हम काम करवा रहा है और जितना हमको पैसा देना चाहिए उतना पैसा दे नहीं रहा है, तो मजदूर भी इससे क्या होने लगा? नाराज होने लगा। तीसरा देखिए इससे क्या कारण था, देखिए धीरे धीरे सारे लोग नाराज हो रहे हैं। तीसरा कारण इसने क्या किया? इसने एक नीति लाया और उस नीति का नाम रखा रूसीकरण की नीति। क्या नाम रखा जी? रूसीकरण की नीति। अब ये रूसीकरण की नीति है क्या है, इस चीज को भी समझिएगा। रूसीकरण की नीति क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्म के लोग रहते हैं। विश्व में जितने भी देश है वहां पर एक ही धर्म के लोग तो रहते नहीं होंगे, दूसरे दूसरे धर्म के लोग रहते होंगे। क्या अगर भारत में रहने वाले हिंदू को यह कहा जाए कि नहीं भैया मुस्लिम यहां कोई राजा बन जाए, या भारत में हिंदू सबसे ज्यादा है, मुस्लिम की संख्या क्या है? कम है, सिखों की संख्या और कम है, ईसाइयों की संख्या और कम है, सबसे ज्यादा यहाँ पर संख्या पूरे भारत में किसका है? हिंदू का। हिंदू की सरकार भी है मान लिया जाए, मोदी जी भी है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति मान लिया जाए। अब ये नियम निकाल दे मोदी जी और कह दे कि नहीं कल के डेट में जिसको भी विवाह करना है और जो भी पूजा करना है सारे लोग मंदिर में पूजा करेंगे, तो क्या मुस्लिम लोग इससे दुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? मुस्लिम लोग नाराज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मुस्लिम का सरकार है और मुस्लिम का सरकार यह कह दे कि कल जिसको विवाह करना है कल से वो अब निकाह के द्वारा करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, तो हिंदू के धर्म के लोगों को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आप किसी की संस्कृति को छेड़िएगा, किसी के रीति रिवाज को बदलिएगा तो वो आदमी विरोध तो करेगा ही। उसके मन में अगर वो ताकतवर है तो पूरा विरोध करेगा, और नहीं तो मन में गुराह पाल के रखेगा कि जब मौका मिलेगा तो इसको हम, वो गाना है ना, मौका मिलेगा तो
तुमसे कितना नफरत करते हैं हम प्यार में, नफरत कितना करते हैं, मौका मिलेगा तो बता देंगे हम। तो वही रूस की सरकार, सुनिए, रूस में कई जातियां रहते थे, कई धर्म के लोग हैं। अब आइए, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, जो रूसी जाति के थे, रूसी धर्म को मानने वाले थे, वो तो थे ही थे। इसके अलावा भी कई धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग वहां रहते थे। अब रूस के सरकार ने यह कह दिया, जार निकोलस द्वितीय, उस राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय ने कह दिया कि रूस में अगर रहना है तो रूसी भाषा सीखना होगा, रूसी संस्कृति अपनाना होगा। हम तुम्हारी संस्कृति को नहीं जानते हैं, तो चलो रूसी जाति के जो लोग हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो दूसरे जाति धर्म के लोग हैं इनको तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये लोग भी जो उस देश में रह रहे थे छोटे छोटे संख्या में, कम संख्या में, तो पहले तो आम जनता धीरे धीरे नाराज हुई, फिर किसान नाराज हो गया, मजदूर भी नाराज हो गया। अब जिस देश में आप रह रहे हैं अल्पसंख्यक जो कम संख्या में, वो भी क्या होने लगा, नाराज होने लगा। तो धीरे धीरे नाराजगी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, औद्योगिकरण की समस्या, चौथा औद्योगिकरण की समस्या। यह क्या है, देखिए, जितना चाहिए है ना लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा था। अब रोजगार नहीं मिलेगा तो युवक लोग भी तो नाराज होंगे नहीं होंगे। तो ये एक समस्या थी कि यहां उद्योग धंधा जितना दूसरे देशों में लग रहा था उतना इस देश में उतना फास्ट से नहीं लग पा रहा था, युवक को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो यह भी एक कारण बना कि युवक भी क्या हो गया, नाराज हो गया। धीरे धीरे सारे लोग क्या हो गए, नाराज होते चले गए। इसी बीच में एक घटना घटी, उस घटना का नाम है खूनी रविवार। याद रखिएगा जो कल लिखा है, खूनी रविवार। अब देखिएगा खूनी रविवार क्या हुआ। यह घटना घटी 9 जनवरी 1905 को। कब घटी भैया, 9 जनवरी 1905। रूस और जापान में युद्ध चल रहा था। किसमें किसमें, जापान हरा दिया किसको, हरा दिया। एक तो जनता वहां पहले से परेशान, जनता भूखमरी से परेशान, बेरोजगारी से परेशान। नहीं नार लो, मार दो, फेंक कर रहे हैं, 2 घंटा बैठ नहीं पाओगे। अब कहते पढ़ेंगे, जरा नींद आ लो, चल जिया कल से पहले। टाइम नहीं देखना, देखो हम पढ़ाते हैं तो फिर टाइम नहीं देखते हैं। जब तक टॉपिक नहीं खत्म होता तब तक नहीं छोड़ो। 9:30 बजते हो। अरे कोई चीज का लय होता है, पढ़ा रहे हैं, मूड होता है, पढ़ाते जाते हैं, उसको टॉपिक तक खत्म करते हैं। बीच में इन्हें उन्हें नहीं कीजिए, नींद आ रहा है। रूस जापान में युद्ध हुआ और जापान से रूस हार गया। और जब हार गया तो रूस की जनता ने क्या किया, रूस के राजा का नाम क्या था भैया, जार निकोलस द्वितीय, ऐसे भी लिख सकते हैं द्वितीय, बात समझ में। एक महल में रहता था, ठीक है। इस महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग। रूस की जनता भैया भूखी है, रूस की जनता बेरोजगार है, रूस की जनता परेशान है, और ये एक नारा लेकर आ रही थी कि भैया तुम राजा हो रोटी दो, तुम राजा हो रोटी दो। सारे लोग जो थे इस नारे के साथ है ना ये बढ़ रहे थे, कहां, महल की ओर। हजारों की संख्या में लोग थे, और जैसे जैसे ये लोग बढ़ते आ रहे थे इधर है ना, धीरे धीरे महल की ओर बढ़ते आ रहे थे। राजा ने जब देखा, बोला अरे बाप रे, इतना आदमी हमको डिस्टर्ब कर देगा, परेशान कर देगा, कहीं धावा ना बोल दे, कहीं कुछ करने दाई लो। बस क्या बोला, अपने सैनिकों को बोला, चढ़ो सब छत पे, मारो गोली धाए धाए, है ना। और मारना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और ढेर काफी लोग, हजारों लोग क्या हो गए, मारे। और ये दिन था रविवार, काफी खून बहा।
इसीलिए इस घटना का नाम रखा गया खूनी रविवार, जो घटना 9 जनवरी 1905 को घटी थी। तो पूछेगा खूनी रविवार क्या है? ये बीबीआई क्वेश्चन है। बीबीआई ने VVI, इन्हें समझ रहे हैं? BBI बात समझ रहा है? कहते समझेगा वो ओकरे ध्यान रहेगा। कहते लड़का लड़की बात करेंगे तो बड़ी खुश हो जाएगा, पढ़े बात करेंगे इन्हें बात करेंगे खाली देखिए तो चेहरा पर रौनक आ जाए। नहीं अभी नींद नहीं तो अब पढ़े बात करेंगे तो जैसी कथा होता है सत्यनारायण स्वामी कथा, लोग कखनी उठ दिए भगवान, ढेर देरी पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, खत्म हो ये नहीं रहा है ना? फिल्म देखल बैठते तो लगता खत्म हो गए, अभी आओ देखती है। सर हाँ। धावक मतलब क्या होता है? धावक मतलब जो दौड़ता है। बीच में कहाँ से लेनी तू धावक है? आप बोले तो धावा बोल दिया, धावा बोल दिया। वो धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला, धावा मतलब होता है किसी पर आक्रमण कर देना, चढ़ाई कर देना। मैंने हम पर धावा बोल देगा मतलब चढ़ाई कर देगा। इस डर से राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी इस साइड आ रहे हैं गोली चला दो। गोली चलाया, हजारों लोग मारे गए और काफी खून बहा। चूंकि यह घटना रविवार को हुई इसीलिए इस घटना का नाम रखा गया। बात समझ में आया? इसके अलावा भी कुछ और है, अब कल ही बताएंगे तुम लोग, ठीक है? अब बकान है अभी।